बाबा, आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है। अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ, माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी मां को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे, अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहां वो आसपास देखता है, उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है।
हमारी छोटी उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहां नहीं चलेगा। सरपंच जी, यह लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। यह जमीन के बाद तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, यह झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं, और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। मीरा, रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं, लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कान्हा फूंसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काका, कैसा रिश्तेदार है। अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, कृपया हमारी मदद कीजिए। लड़के ने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमयी सवालों के सही जवाब ढूंढ कर लाओगे। क्या सवाल है बूढ़ी अम्मा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? 5वां सवाल,
सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मगर बूढ़ी अम्मा, मुझे ये जवाब कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा की ओर कई मील जाने पर तुम्हें एक बूढ़ा जादुई पेड़ दिखाई देगा। वही इन सवालों के जवाब दे सकता है। मगर ध्यान रहे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बूढ़े पेड़ तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते में बहुत सी बाधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखना, हार मत मानना। तुम्हारी नीयत और साहस ही तुम्हें बूढ़े पेड़ तक लेकर जाएगा। बूढ़ी अम्मा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जाओ और ध्यान रखना, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाएगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अब चलता हूँ। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। बिरजू जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक विशाल अजगर बैठा उसका रास्ता रोकता है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। बिरजू घबराता है लेकिन हिम्मत करके कहता है, मैं डरपोक हूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। अजगर उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। लड़के, तुम साहसी होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। मैं तुम्हें जाने का रास्ता देता हूँ। बिरजू आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद बिरजू एक सुनहरी झील के पास पहुँचता है। वहाँ पानी में सोने और जवाहरात तैरते हैं। तभी एक आवाज आती है जो बहुत मोहक लहजे में कहती है, सुनो, अगर तुम यहाँ रुक जाओ और ये सब ले लो तो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अमीर बन जाओगे। बिरजू कुछ पल के लिए सोचता है लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की जरूरत है। मैं आगे बढ़ूंगा। लालच का जाल टूट जाता है और झील गायब हो जाती है। सच्चा उद्देश्य कभी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता। बिरजू आगे चल दिया। बिरजू एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती है जो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है। तुम ये सफर पूरा नहीं कर पाओगे, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। बिरजू अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास करूंगा तो ये अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। बिरजू आगे चल दिया। अब शाम के समय सविता की ठेली पर अचानक ही एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिस वाला बोलता है, सुनो, सविता तुम्हारा ही नाम है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम सविता है। बताइए, कोई बात हो गई है क्या? सविता, तुम तो गुपचुप और चाट बेचती हो। मैंने सुना है कि उसमें मिलावट करती हो। बहुत सारे लोगों का तुम्हारा गुपचुप और चाट खाकर पेट खराब हो गया है। कई लोगों की तबीयत तुम्हारी इस चाट को खाने की वजह से खराब हो गई है। इसलिए कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की है। अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत दिनों से, बल्कि महीनों से ये गुपचुप और चाट बेचती हूँ। कभी कोई भी शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा होता तो कोई तो ग्राहक आकर मुझसे इस बारे में शिकायत करता। मैंने अपने गुपचुप और चाट में कुछ भी मिलावट नहीं की है साहब। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। तुम्हारे गुपचुप और चाट के सैंपल की जांच भी होगी, तभी पता चल पाएगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। सैंपल की जांच के बाद सब सामने आ जाएगा। इसके बाद में ऐसा कहकर पुलिस वाला सविता को पकड़कर थाने ले जाता है और उसके गुपचुप और चाट के सैंपल का टेस्ट होता है और टेस्ट में वो फेल हो जाती है।
और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सविता बेचारी जेल के अंदर बिलक बिलक कर रो रही थी। दूसरी तरफ जब सविता की माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है और खुद से कहती है, मेरी बेटी में तो कोई दोष नहीं था, क्या पता ये पुलिस वाले इसे क्यों ही पकड़ कर ले गए। उसके पिता के जाने के बाद सविता ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इस घर के मर्द की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन अब मेरी बच्ची जेल चली गई है। ना जाने घर का खर्चा कैसे चलेगा। निधि बेटा, अब तो तुझे ही दुकान लगाकर घर के खर्चे को संभालना होगा। सविता की जमानत भी करवानी होगी और उसके लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठेला लगाऊंगी? मुझे तो धूप में काम करने की आदत नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? और फिर? क्या बेटा, क्या फिर? तू तो जानती है कि सविता अब जेल चली गई है और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं तो ठेले पर खड़ी नहीं हो सकती ना। अब तो तुझे ही ये सब कुछ संभालना है। घर में तो राशन भी खत्म हो गया है, भला हम लोग भूखे प्यासे कब तक इस तरह अपना गुजारा कर पाएंगे। अब तुझे ही ठेला चलाना होगा। अब उसके बाद निधि के पास कोई जवाब नहीं था। निधि अगले दिन धूप में गुपचुप और चाट का ठेला लगाती है। धीरे धीरे दोपहर के पहर के साथ धूप बढ़ती जा रही थी। निधि को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वो बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रही थी। आखिर में निधि को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से निधि खुद ही लड़खड़ाते हुए अपनी आँख को संभालती है और छाव में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक दिन ये ठेला लगाया और मेरी इतनी तबीयत खराब लग रही है कि मुझसे ये काम ही नहीं किया जा रहा। और मेरी बेचारी छोटी बहन हर दिन ठेला लगाकर हम लोगों का खर्चा उठाती थी, यहाँ तक कि उसने बड़ी बहन की शादी भी करवा दी। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सारा सच बता दूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी भोली भाली बहन नहीं भुगतेगी। उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने थोड़े से गुस्से के चलते उसके साथ कितना बुरा कर दिया। इसके बाद निधि पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बातें पुलिस वालों को सच सच बता देती है। फिर पुलिस वाले उस पर बहुत नाराज भी होते हैं और इंस्पेक्टर निधि को जवाब देता है, अब फिर तो मैं तुम दोनों बहनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझे? अब जाओ यहाँ से और मेरे कानों तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। चलो जाओ। एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई, वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू, वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई, क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई, ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार, क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? क्या करूं क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा।
ये आखिर माजरा क्या है? फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा, तेरा नाश मिटे कमबख्त। तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुँच जाता है। ए हीरा, दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया, आप अच्छा हुआ आप आ गए। ये कल रात से घर पर नहीं लौटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन, चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई, यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई, जो रात को अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।